बच्चों, आज हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे। आपने ये पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाषा का जो प्रवाह है वो नदी के समान होता है। छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बड़ी एक नदी बन जाती है। उसी प्रकार शब्दों के पहले या बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर अथवा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर अनेकानेक शब्दों की रचना होती है। इस प्रकार एक ही शब्द से कई अर्थों की अभिव्यक्ति भी संभव है और इसी से शब्द निर्माण होता है और इसे शब्द निर्माण कहा जाता है। उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि के द्वारा और समास के द्वारा हम चार प्रकार से ये शब्द निर्माण करते हैं। उसमें सबसे जो खास दो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग की परिभाषा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ आरंभ मतलब आगे लगकर उसके शब्द में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण, उपसर्ग के जो उदाहरण है, उपसर्ग मैंने बताया जैसे कि मूल शब्द के आगे लगता है। तो मूल शब्द आप पहले देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी मूल शब्द क्या है। भाव, मर और काल, ये आपके शब्द है। अब इन शब्दों के आगे हमको क्या लगाना है, उपसर्ग। तो हमने इनके आगे क्या उपसर्ग लगाया, ये दिख रहे हैं अ उपसर्ग लगा के हमने शब्द बनाए हैं। तो इसका परिवर्तित रूप क्या हो गया, अभाव, अमर और अकाल। इसी तरीके से सारे शब्दों में हम उपसर्ग लगाएंगे तो शब्दों के अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि उसका अर्थ ही कुछ और होता है ना। इस प्रकार सेकंड दूसरा नंबर का हम देखेंगे। जो शब्द है, मूल शब्द डर, रोग और हत्या, ये मूल शब्द है। इन मूल शब्दों में हमने क्या लगाया, नी नी शब्द लगाकर हमने अर्थ बनाए। और नी का क्या अर्थ होता है बेटा, भाव, अभाव। ठीक है। तो डर और निडर में कितना बड़ा अंतर आ गया। जो डर शब्द था उसमें नी लगाने से उसका अर्थ ही बदल गया। डर तो होता है डर जाना, और निडर मतलब बिना डरे, निडरता से। तो अर्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। निडर, निरोग, निहत्ता, ये सारे शब्द उपसर्ग लगाने से बदल जाते हैं। इसी प्रकार आप सारे उदाहरण देख रहे हैं। इसी प्रकार उपसर्ग लगाकर सब शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है और उनका अर्थ ही बदल जाता है। अब हम देखेंगे बेटा प्रत्यय। अभी हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे, और प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के पीछे। ये बात आप ध्यान में बिठा ले। बच्चों को बहुत बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है कि प्रत्यय कहाँ लगाना है, उपसर्ग कहाँ लगाना है। तो एक छोटा सा टेबल आप दिमाग में बिठा लो। ऊ से आगे, प्र से पीछे उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ऊ से आगे, प्र से पीछे। प्रत्यय की परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। एक छोटा सा शब्द का अंश जो शब्द के अंत में जुड़कर, अभी अपन ने उपसर्ग कहाँ लगाया था, आगे, और ये कहाँ लगेगा, सबसे अंत में लग के शब्द का अर्थ में ही परिवर्तन ला देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के कुछ उदाहरण। मूल शब्द क्या है, सरल, सुंदर, प्रभु, और उसमें प्रत्यय क्या लगा है बेटा, ता प्रत्यय लगाया है। सरलता, सुंदरता, प्रभुता, ये सारे शब्द के जो नए शब्द बने हैं उनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे बाल, बच्चा, लड़का, और इसमें हमने क्या प्रत्यय लगाया, पन। तो बालपन,
बचपन और लड़कपन। इस प्रकार उसके शब्द में ही उसमें परिवर्तन आ जाता, अर्थ में ही परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द आप देख रहे हैं नीचे जो लिखे हैं, ये सारे शब्द लिखकर हम प्रत्यय लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो इसे कहते हैं जो शब्द के पीछे लगकर, प्रत्यय पीछे लगता है, पीछे लगकर, मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उपसर्ग और प्रत्यय लगाते समय बहुत ध्यान देने योग्य यही बात है कि हमको उपसर्ग शब्द के आगे लगाना है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगाना है। लेकिन जब हम आगे उपसर्ग और प्रत्यय पीछे लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो अर्थ है उसका कुछ भी शब्द नहीं जोड़ना है, उसका अर्थ बनना चाहिए, उसके अर्थ में परिवर्तन आना चाहिए, अर्थपूर्ण परिवर्तन आना चाहिए। तो हम उपसर्ग और प्रत्यय इस तरीके से लगाते